अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी का नेक्स्ट चैप्टर। आज का चैप्टर है फैमिली प्लानिंग के हवाले से और बहुत आसान सा चैप्टर है। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब है, फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है और कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस्लाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन से कि फैमिली प्लानिंग वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम ये चूज़ करते हैं या हम ये सिलेक्ट करते हैं कि किसी भी फैमिली के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए और उन बच्चों के दरमियान जो डिफरेंस है एज का या एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान जो गैप है वो कितना होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का बेसिक पर्पस हमारे पास ये होता है कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकें, जितने बच्चे हैं उनकी अच्छी परवरिश की जा सके, उनको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात या सहूलतें जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके। सो व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग? इट इज़ चूजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड गैप बिटवीन देयर बर्थ। के दो चीज़ें इसमें आती हैं कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए फैमिली के अंदर, और सेकंड ये कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान कितना डिफरेंस होना चाहिए। इन दो चीज़ों को जब आप फोकस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम फैमिली प्लानिंग के ऊपर इतना क्यों ज़ोर देते हैं, क्यों गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए सेमिनार्स अरेंज करती है, मुख्तलिफ लोगों को घर घर जाके फ़ीमेल को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है, वो देखते हैं। तो फैमिली प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हेल्थ ऑफ मदर, माँ की सेहत को बेहतर कर सकें। देखें, अगर जाहिर है आपको पता है कि जो फीटस होता है वो 9 माह तक मदर की बॉडी के अंदर सरवाइव करता है। उस दौरान वो जितनी भी खुराक होती है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो मदर की बॉडी से रिसीव करता है। अगर मदर इटसेल्फ हेल्दी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उसके पास खाने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, तो क्या होता है कि बच्चा भी वीक हो जाता है और माँ भी वीक हो जाती है। क्योंकि अगर मदर को प्रॉपर सप्लीमेंट्स या चीज़ें या कैल्शियम जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा मदर की बॉडी में से उसकी हड्डियों से कैल्शियम को सक करना शुरू कर देता है और अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। लिहाजा हमने अक्सर देखा है कि ख़वातीन के अंदर जो हड्डियों की बीमारी है या हड्डियों की कमज़ोरी है वो अमूमन हर खातून के अंदर होती है, और स्पेशली उन ख़वातीन के अंदर जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनमें हड्डियों की बीमारी का मसला जो है वो हो जाता है। सो इसका मकसद ये है कि हम माँ की सेहत को इम्प्रूव करें और साथ साथ बच्चे की जो सेहत है उसको भी इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी आपकी मदर हेल्दी होगी, फिट होगी, उतना ही जो बच्चा है वो भी क्या होगा, फिट होगा। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बेबी करने से पहले इस बात के बारे में आपको आइडिया होना ज़रूरी है कि मदर इस कंडीशन में है कि वो एक हेल्दी और सेहतमंद बच्चा माशरे को दे सकती है या नहीं दे सकती। तीसरी चीज़ जो आपके पास आती है कि हमारा मकसद फैमिली प्लानिंग का ये होता है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ आबादी जो है दुनिया की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं या हम कह सकते हैं हमारे पास जो वसाइल हैं उसकी कमी होती जा रही है। लोगों के पास रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिहाजा लोग जो हैं वो मुश्किल में आते जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोशिश करती है कि फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाए ताकि आपका मुल्क जो है वो अपने ही महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए अब तरक्की की राह पर जो है वो गामजन हो सके। इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग का मकसद ये होता है कि हम गुड लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट कर सकें। गुड लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी फैमिली, अगर कोई फैमिली छोटी है, उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो वो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, वो अपने बच्चों को अच्छी खुराक देंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे कपड़े देंगे, उन बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। बट अगर अब आपके इतने वसाइल नहीं हैं और आपके बच्चे ज़्यादा हैं, तो उससे इशू ये होता है कि आपके बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, तालीम की, वो भी आप पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो आपका लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक आपका डाउन चला जाता है। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दें। उनमें से अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अच्छा इलाज होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसको हर तरह की हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो माशरे के अच्छे फ़र्द बनकर माशरे को, आपके मुल्क को प्रमोट कर सकें। टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री,
जितने मुल्क की आबादी ज़्यादा होती जाती है उसकी इकॉनमी वीक होती जाती है, क्योंकि आबादी ज़्यादा होने से वसाइल ज़्यादा नहीं होते। आबादी बढ़ती जाती है, वसाइल कम होते जाते हैं, रहने की जगह कम हो जाती है, आपके पास जॉब्स कम हो जाती हैं, आपके हस्पताल कम पड़ जाते हैं, आपके तालीमी इदारे कम पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों में जो खुशहाली का ट्रेंड है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ टू अचीव द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, अब आबादी का एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक है? एनवायरनमेंट से आबादी का ताल्लुक ये है कि जितने ज़्यादा आबादी बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, लिहाजा जंगलात काटते जाएंगे, प्लांट्स हमारे पास कम होते जाएंगे, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, खाने पीने की, रहने की, कपड़े की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा आप इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे आपके एनवायरनमेंट में उतना ज़्यादा धुआं पैदा होगा, आपकी हवा उतनी ख़राब होगी, आपका जो समंदर का पानी है सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट समंदर के पानी में जाएगा, आपका पानी उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, जो फितरत ने आपको एक रहने की जगह प्रोवाइड की है, आप उसके साथ ज़्यादती करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके पास फैमिली प्लानिंग है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन को कहती है कि जी फैमिली प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे कम से कम प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, जो कि हर बच्चे का राइट है। यानी कि हर बच्चे को कम से कम लिखना पढ़ना आना चाहिए, वो अपनी डेली की जो ज़रूरत है यानी कि जमा तकसीम ज़रब या लोगों के साथ जो पैसों के लेन देन के मामलात हैं वो उनको अच्छे से कर सकता हो। टू प्रोवाइड द केयर टू ई चिल्ड्रन, अगर आपके पास बच्चे कम होंगे, आपकी फैमिली छोटी होगी, तो आप हर बच्चे को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, उसको फोकस कर सकते हैं, उसकी सेहत के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, आप उसकी पढ़ाई के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो आपके जो बच्चे हैं उनकी जो केयर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर लेस बर्डन होता है, यानी कि अगर आपके पास बच्चे कम हैं तो आपको इतना ज़्यादा आप फ़िक्रमंद नहीं होते कमाने के हवाले से, आप अपनी कम कमाई में भी गुजारा कर सकते हैं। बट अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आपने उनको देनी है, आपने उनको रहने की जगह भी देनी है, आपने उनको अच्छी एजुकेशन भी देनी है, आपने उनको अच्छे कपड़े भी देने हैं, आपने उनको एक अच्छी तरबियत भी देनी है। तो इस सब के लिए प्रॉपर आपको आपका जो वर्क लोड है वो बढ़ जाता है, आप पे बर्डन, आप पे स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। टू इम्प्रूव द रिसोर्सेज, कि आपके मुल्क के जो वसाइल हैं वो वसाइल को हम इम्प्रूव करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में इतनी जॉब्स हैं तो हमारी आबादी इस मिकदार से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ये ना हो कि आबादी ज़्यादा हो, लोग पढ़ पढ़ के घरों में बैठे हों लेकिन उनको कोई जॉब ना मिल रही हो, या हमारे पास लोगों को देने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद ना हो, हमारे पास आबादी ज़्यादा हो लेकिन हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएँ, हमारे पास आबादी ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास गाड़ियाँ कम पड़ जाए, हमारे पास आबादी ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास खाने की जो चीज़ें हैं उसकी कमी हो जाए, या हमारे पास रहने की जगह कम हो जाए। तो ये सारे आपके वसाइल आते हैं। सो फैमिली प्लानिंग हमें मदद देती है कि हम अपनी इन तमाम चीज़ों पर फोकस कर सकें और अपने बच्चों की एक बेहतर तरबियत और बेहतर परवरिश की तरफ तवज्जो दे सकें। उसके बाद हमारे पास आता है कि इस्लाम इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता है कि फ़ैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं जनाब इस्लाम जो है वो लोगों की, बच्चों की फ़लाह व बहबूद का मज़हब है। इस्लाम हमेशा ये बात करता है कि आप बच्चों के साथ शफ़क़त करें, उनकी प्रॉपर तरबियत करें और आप अपने माशरे को एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान देकर जाएँ। तो उसके लिए आपको बच्चे की तरबियत और उसकी जो परवरिश है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नर्सिंग इन्फेंट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ द बर्थ कंट्रोल, वो कहते हैं कि जो दूध पीता बच्चा होता है, जो शीर ख्वार बच्चा होता है, जो कि माँ की बॉडी से दूध पीता है, वो सबसे बेहतर तरीका है बर्थ को कंट्रोल करने का। क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं, या मदर जो है वो नर्सिंग मदर वो होती हैं जो कि बच्चों को फीड करवा रही होती है, नर्सिंग इन्फेंट वो होते हैं जो कि दूध पीते बच्चे होते हैं। तो अगर आप बच्चों को फीड करवा रहे हैं और आप हर 4 घंटे के बाद बच्चे को फीड कराते हैं और आप उसको बाहर की खुराक के ऊपर नहीं रखते, तो उससे क्या होता है कि फ़ीमेल कंसीव नहीं करती। ठीक है, तो इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप जितना ज़्यादा अपने बच्चों को फ़ीड कराएंगे, आप जितना ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखेंगी, आपके अंदर कंसीव करने के चांसेस या प्रेग्नेंट होने के नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आप अपने बच्चे पर प्रॉपर फोकस कर सकती हैं और आपके पास एक गैप आ जाता है नए बच्चे की परवरिश के लिए या नए बच्चे की पैदाइश के लिए।
सो इवन कुरान सपोर्ट करता है कि एज डिफरेंस जो है बच्चों के दरमियान होना चाहिए। एज डिफरेंस से मुराद है कि अगर आपने प्रॉपर उसको फीड, एक बच्चे को आप प्रॉपर फीड करवा रही हैं हर 4 घंटे के बाद, तो उससे क्योंकि आपके जो कंसीव का प्रोसेस है वो डिले हो जाता है, और जब कंसीव का प्रोसेस डिले हो जाता है तो आप प्रॉपर प्रेग्नेंट नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं होते, और जितना लंबे अरसे तक आप बच्चे को फीड कराते हैं उतने लंबे अरसे तक आप कंसीव नहीं कर सकते, या कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। और इस्लाम में बहुत, कुरान पाक में बहुत क्लियर वर्ड में लिखा है कि बच्चे का राइट होता है कि माँ जो है वो कम से कम 2 साल तक उसको फीड कराए, ठीक है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। अगर आप 2 साल तक बच्चों को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पे रखते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली बगैर किसी मेडिसिन के या बगैर किसी केयर के आप 2 साल का गैप जो है वो अगले बच्चे में दे सकते हैं। इस 2 साल में आप अपने बच्चे की तरफ प्रॉपर तवज्जो दे सकते हैं, उसको लर्न करवा सकते हैं, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं, उसकी अगर आप उसको खुद फीड करवा रहे हैं तो उसकी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा पैदा होती है। वो बच्चे जो बाहर का दूध पीते हैं, जो डब्बों का दूध पीते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ कम होती हैं। उन बच्चों को वायरल अटैक या बैक्टीरियल अटैक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जबकि वो बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं वो उनमें स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। ये प्रॉपर रिसर्च है कि जो बच्चे मदर फीड पर होते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, आगे जाकर वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब भी होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी अच्छी होती है, और उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो जरासीम से लड़ने की सलाहियत, क्योंकि मदर की बॉडी से एंटीबॉडी ए जो है उसको आप सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं। जब मदर बच्चे को फीड कराती है तो वो जो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है वो मदर की बॉडी से निकल के बच्चे की बॉडी में जाती है, तो बच्चे को नेचुरली तौर पर मज़ीद एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। तो हमारा मज़हब इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप जितना ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पर रखेंगे, आप नेचुरल तौर पर जो है वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसके आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए से आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 2 साल में ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से बहुत सारे MCQs भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके साथ साथ ये एज आ सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमारे पास, हम उसी पॉइंट को आगे लेके चल रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए से आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास बर्थ को कंट्रोल करने के लिए टोटल 6 मेथड्स जो हैं वो मौजूद हैं। पहला मेथड है बर्थ कंट्रोल पिल्स का मतलब होता है टैबलेट्स। ये वो टैबलेट्स होती हैं जो कि फ़ीमेल यूज़ करती हैं ताकि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान में जो है वक्फा किया जा सके। साथ में आगे लिखा हुआ है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल करते हैं तो वो कितने % इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि कितने % चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो जाएगी। तो इसके चांसेस जो है 95% है कि 95% तक ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, बट 5% चांसेस फिर भी होते हैं कि आप टैबलेट्स यूज़ करने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जाहिर है एक चीज़ सिंथेटिक है, तो उससे हर चीज़ के कोई ना कोई आप ये नहीं कह सकते कि 100% रिजल्ट होंगे, थोड़ा बहुत उसमें चांसेस होते हैं कि आप फिर भी कंसीव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, बर्थ कंट्रोल जो आप पिल्स इस्तेमाल करते हैं ये आपको ओवेरियन कैंसर से बचाती हैं, यानी कि अगर फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको जो ओवरीज़ हैं उसके अंदर कैंसर नहीं होता। बट जहाँ पे आप टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। उसको हमने कहा है कि इसको यूज़ करने से हमारे पास क्या रिस्क आ सकते हैं। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको STI से नहीं बचा सकती। STI होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि अगर आपके पार्टनर को कोई ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जैसे कि एड्स है या हेपेटाइटिस है, इस तरह की अगर कोई बीमारी है, तो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बीमारी आपके पार्टनर से आप तक ट्रांसफ़र हो सकती है। ये जो मेडिसिन है ये आपको इस तरह की बीमारियों से प्रिवेंट नहीं करती। सेकंड मेथड जो हमारे पास आता है वो है सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स क्या होती हैं, ये छोटी छोटी सी आप कह दें कि कैप नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जेलेटिन या सॉफ्ट जेलेटिन का बना हुआ होता है जिसको हम मेल की बॉडी के या मेल के पीनस के ऊपर अटैच करते हैं, या इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर रखते हैं, और ये हमें 60 से 80% तक क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि इससे आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हम 1 से 2 साल तक, अगर एक दफ़ा सर्वाइकल कैप डाल लें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, तो वो हमें 1 से 2 साल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट इसका भी नुकसान ये होता है कि ये हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से नहीं बचाती। आपके पार्टनर के ज़रिए से आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा मेथड जो हमारे पास आता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि वो कौन सा मेथड है जिसकी इफ़ेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा है। तो वो है आपके पास इंजेक्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने वाले। इंजेक्शंस का मतलब है इंजेक्शंस। अब पिल्स को अगर आप देखें, टैबलेट्स को देखें, तो उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 95% है, जबकि इंजेक्शंस का जो इफ़ेक्ट है वो 99% है। तो सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका जो आपके पास है या जिसमें आपको प्रॉपर चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होते, वो है आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो जो आपके पास ड्रग है वो डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर जाती है, और जो चीज़ आपके डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रही है वो आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फास्ट इफ़ेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये आप एमसीक्यू के हवाले से याद रखेंगे कि इफ़ेक्टिवनेस इसकी जो है वो 99% है, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसको अगर आप ये अगर इंजेक्शन लेते हैं तो ये आपको 1 से 3 माह तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कोर्स या इंजेक्शन जो हैं वो दोबारा लगाने पड़ते हैं ताकि आप मज़ीद मंथ के लिए प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकें। बट ये इंजेक्शन भी आपको आपके पार्टनर से होने वाली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे प्रिवेंट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम बेसिकली आप कह सकते हैं ये भी एक किस्म का अपरेटस होता है, या छोटा सा एक आला होता है जो कि आप फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। आप इसकी पिक्चर्स जो है वो जाके यूट्यूब पे या आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैप्स नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनको हम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर जब इंसर्ट करते हैं तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये जो स्पर्म है उसको एग के साथ फर्टिलाइज होने से या अटैच होने से रोकते हैं। तो इसकी इफेक्टिवनेस आपके पास 80% होती है, और अगर आप एक दफ़ा डायाफ्राम इंसर्ट कर लेते हैं तो इंसर्ट करने के बाद ये आपको 1 से 2 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है प्रेग्नेंट होने से। बट ये भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से नहीं बचाता। और आपके पास जो 5 मेथड है वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इन डिवाइसेस की जो आपके पास इफ़ेक्टिवनेस है वो 96% आती है, और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको 1 साल से लेकर 10 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा मेथड ऐसा है जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, या आपको काफ़ी लंबे अरसे तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अब इन डिवाइसेस को इंसर्ट करना हमारे लिए आसान नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, और सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए से ये डिवाइसेस जो हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, और वहाँ पे ये आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, और जितना आपको गैप चाहिए कंसीव करने के लिए उतना गैप आप ले सकते हैं। अगर आपको 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, तो तब तक आप इसको बॉडी में रखते हैं। उसके बाद आप इसको बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। बट आपको इंसर्ट करवाने के लिए भी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, और आपको इसको बॉडी से रिमूव करवाने के लिए भी डॉक्टर की मदद जो है वो लेनी पड़ती है। जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी मेथड हैं उन सब को आप घर पे खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर किसी क्लिनिक के ऊपर जाने की या किसी सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो हैं वो आपको 96% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इसको आप 1 से 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है 1 साल का डिफरेंस रखना है, 4 का रखना है, 5 का रखना है, 10 साल का डिफरेंस रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से नहीं बचाती। तो अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें से कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो कि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाता हो, सिवाय हमारे लास्ट मेथड के। वो है मेल कॉन्डम्स। ये जेलेटिन टाइप के आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल कुछ कैप्स होते हैं जो कि हम जो मेल है उसके पीनस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी तक जाने से रोकते हैं, लेकिन इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो सिर्फ 86% होती है। तो इसको इस्तेमाल करने के बावजूद चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल कंसीव कर सकती है। वजह यह है कि बहुत बारीक होते हैं, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, और जब आप इसको मेल पीनस पे अप्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स चांसेस होते हैं कि ये बीच में से कहीं से लीक हो सकता है, या इसकी मेकिंग ऐसी हो सकती है कि आपने गौर नहीं किया और उसके अंदर प्रॉपर कोई होल मौजूद था, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसके अंदर कोई लीकेज हो गया है जिसकी वजह से स्पर्म वहाँ से लीक होके
फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए इसमें चांसेस होते हैं कंसीव करने के। सो अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाता है। तो जो HIV है या एड्स के पेशेंट हैं, वो लोग इस ड्यूरिंग इंटरकोर्स ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पार्टनर के ज़रिए से ये चीज़ें आप तक ट्रांसफ़र ना हो सकें। और ये आपके पास एक ऐसा तरीका है जो कि आपको ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है। ओवर द काउंटर का मतलब है कि अगर आप फार्मेसी पे जाके डायरेक्टली उनको कहेंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो आपको बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के उठाकर दे देते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन की या किसी डॉक्टर की परमिशन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, और इसको यूज़ करना भी आसान होता है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा मेथड ऐसा है जो कि आपको इस STI से बचाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये लीक हो सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो जो ये मेथड्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आपने याद करना है कि कौन सा मेथड सबसे इफ़ेक्टिव है, कौन सा मेथड लीस्ट इफ़ेक्टिव है, किस मेथड से आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन सा मेथड आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपसे आपके MCQ में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे हमारा जो फैमिली प्लानिंग का चैप्टर होता है वो है ख़त्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हैं आपकी तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।